नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और आप सभी लोग मुझे लगता है कि अच्छे से जानते हैं, पढ़े लिखे भी हैं। हमारे देश में राजनीति जो है वो हिंदू मुस्लिम जाति पाति मंदिर मस्जिद की ही होती है। अब आप सभी जानते हैं कि 2024 में हमारे देश में लोकसभा चुनाव है, तो मस्जिद नहीं ज्ञानवापी कहें, ये भीतर त्रिशूल और देव प्रतिमाएं हैं। ये कौन कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ साहब कह रहे हैं। और आप सभी जान रहे हैं कि ज्ञानवापी प्रकरण की बात हो रही है, जो आप लोग बनारस में देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। और ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद भारत के उत्तर प्रदेश के बनारस में आपको देखने को मिलेगा। और इसका निर्माण औरंगजेब ने 1669 में एक पुराने से मंदिर को तोड़कर बनवाया था। और आप देखते हैं कि इसके इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो इस स्थान पर हिंदू देवता शिव को समर्पित एक विश्वसनीय मंदिर था। और इसका निर्माण अकबर के एक प्रमुख दरबारी मंत्री तोडरमल ने 16वीं शताब्दी के अंत में महाराष्ट्र के एक प्रमुख ब्राह्मण विद्वान नारायण भट्ट के साथ मिलकर करवाया था। और आप देखते हैं कि कहते हैं कि उसी मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है। तो आप देखते हैं कि ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और आप देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ साहब ने कहा है। और एक बात उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप लोग देखें तो इसकी नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में आपका उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? राज्यपाल हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। तो वही सब आप देखते हैं कि चल रहा है। हरियाणा में जलाभिषेक यात्रा पर मुस्लिमों का पथराव, होमगार्ड समेत 2 की मौत हुई है। अब आप लोग देख लीजिए, ये हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम होने लगा है। यहाँ भी आपको बता दूं 2000 अगले साल यहाँ भी चुनाव है आपका। तो आप देखेंगे कि ये आपका 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में आपका हरियाणा फैला हुआ है। अब आप ही लोग बताइए, अगर हमारे देश की राजनीति शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर हो, रोजगार पर हो और इस तरह के मुद्दे हों, तो आप सोचिए कि हम लोग कहाँ हों। लेकिन हम लोग किस तरह की राजनीति में जूझते रहते हैं। और ये आप देखते हैं कि हमारे यहाँ से बहुत पहले से चलना शुरू हो गया था। मणिपुर में महिलाओं से हैवानियत के वीडियो भयावह है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि पूछा कि एफआईआर दर्ज करने में 14 दिन क्यों लग गए और एसआईटी या उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के लिए दिए संकेत। सरकार से मांगा अभी तक दर्ज हुए 6,000 एफआईआर का ब्यौरा। सॉलिसिटर जनरल नहीं दे पाए देरी का जवाब। आज फिर होगी सुनवाई। ये आप सभी जानते हैं कि मणिपुर की बात हो रही है। इम्फाल इसकी राजधानी है। और जो जातीय हिंसा आपने देखी है यहाँ और कई महीनों से आप देखते हैं चल रही है, और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखते हैं कि म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। इसे आप देखते हैं कि भारत में शामिल किया गया था 1949 में। 1956 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 1972 में से राज्य का दर्जा दिया गया था। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं, एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ठीक है, मणिपुर। ये भी आप लोग याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें न्यायाधीश रहते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। आप देखिए लालू यादव परिवार के सदस्यों की संपत्तियां जब्त हुई हैं। ईडी ने आप देखिए जमीन के बदले जो नौकरी घोटाले की कमाई की बात हो रही है ना, उसी की बात हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि इसका गैर कानूनी तरीके से आय व्यय होना, एक तरह से समझ रहे हैं आप लोग। और आप देखते हैं जिस समय लालू यादव रेल मंत्री थे ना, उसी समय की ये घटना है पूरी। ये चलती ट्रेन में आप देखिए कांस्टेबल ने की फायरिंग, 4 की मौत हुई है। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में हुई है घटना। जान गंवाने वालों में एक एएसआई व 3 यात्री आरोपित कांस्टेबल चेतन गिरफ्तार, जांच हो रही है।
चलिए आप देखिए, इस तरह की आजकल घटनाएं हो रही हैं, जानते भी नहीं उन लोगों पर भी गोलियां चला दी जाती हैं। अगस्त सितंबर में सामान्य वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसूनी वर्षा में देखा गया है उतार चढ़ाव। जून में 9% कम, जुलाई में 13% अधिक हुई वर्षा। 1901 के बाद से जुलाई महीने में पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीसरी बार सबसे कम वर्षा हुई है। ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है ना, IMD, वही कह रहा है। IMD इस तरह की संस्थाओं के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। और IMD की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को? 15 जनवरी 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। प्रेम विवाह के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य करने पर विचार। एक गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि उनकी सरकार यह अध्ययन करेगी कि क्या प्रेम विवाह के लिए माता पिता की अनुमति को अनिवार्य बनाने का प्रावधान संवैधानिक सीमा में रहकर किया जा सकता है। पटेल ने यह टिप्पणी पाटीदार समुदाय द्वारा प्रेम विवाह के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य बनाने की मांग के जवाब में की है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपको आज़ादी देता है, आप जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हैं और अनुच्छेद 21 के तहत ये आपको सुविधा मिली हुई है, मौलिक अधिकार है आपके। तो देखते हैं कि इनकी सरकार क्या कदम उठाती है, लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी होंगे। 6.50 करोड़ से ज़्यादा ITI दाखिल हुए। या आप देखिए किसकी, जो आयकर रिटर्न है ना, उसी की बात हो रही। दिल्ली सेवा बिल पर आपका साथ देने पर कांग्रेस में उठे विरोध के स्वर। दिल्ली का जो दर्जा है उस हिसाब से इस बिल को पास होना चाहिए, इससे कुछ भी गलत नहीं है। संदीप दीक्षित, एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो दिल्ली में आप देखिए तबादले और नियुक्ति वाला विधेयक है ना, संसद में पेश होने जा रहा है, उसी की बात हो रही है। पहले आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास ये शक्तियां रहेंगी। बाद में केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई। अध्यादेश राष्ट्रपति साहब अनुच्छेद 123 के तहत लाते हैं ना, उसे आगे चलकर लोकसभा राज्यसभा से पास करवाना होता है, तो उसी पर बात हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। विधायिका ही लगा सकती है गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध, ये हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट कह रहा है कि हम नहीं लगा सकते भैया। दिल्ली के वार्षिक औसत तापमान में हर साल वृद्धि हो रही है। 1997 में था 29.66 डिग्री, 2022 में बढ़कर हुआ है आप देखिए 32.01 डिग्री सेल्सियस। 4 दशक में दुनिया भर के साथ दिल्ली में भी महसूस की गई ज्यादा गर्मी है। फिल्मों की पायरेसी पर 3 साल तक जेल और जुर्माना। संसद ने आप देखिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 को दी मंजूरी। अनुराग ठाकुर बोले इस विधेयक के माध्यम से फिल्म पायरेसी रोकेगी। फिल्म पायरेसी कहते किसे हैं? कॉपीराइट फिल्मों, वेब सीरीज, वीडियो या फिर किसी प्रकार के कंटेंट की गैर कानूनी तरीके से चोरी करना पायरेसी कहलाता है। चोरी की इन फिल्मों या वीडियो को जब आप वेबसाइट या किसी ऐप पर अपलोड किया जाता है तो इसे ऑनलाइन पायरेसी कहते हैं। तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। ये आप देखते हैं कि 1984 के बाद सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1953 में यह पहला महत्वपूर्ण संशोधन था। उस समय वीडियो फिल्म से संबंधित अपराध के लिए न्यूनतम सजा की व्यवस्था की गई थी। और संसद में पारित विधेयक में फिल्म को यूए श्रेणी के तहत 3 आयु आधारित प्रमाण पत्र जारी करने का भी प्रावधान किया गया है। इन नई श्रेणियों में यूए 7+ और यूए आप देखते हैं 13+, यूए 16+ को शामिल किया गया है। और इसके अलावा किसी भी फिल्म की टेलीविजन या अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए अलग से प्रमाण पत्र देने की खातिर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को सशक्त बनाने का प्रावधान भी किया जा रहा है। आज लोकसभा में पेश होगा दिल्ली सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी विधेयक। देखते हैं क्या होता है। आप देखते हैं बीजेपी के पास बहुमत लगभग उन्हें जुटा लेना है आराम से। सेना में बढ़ेगी महिलाओं की संख्या, ये आप देखिए अजय भट्ट कह रहे हैं, रक्षा राज्य मंत्री है, सही बात है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण के लिए 53.60 करोड़ रुपए आवंटित हो रहा। इम्फाल में सबसे ऊंचे ध्वज स्तंभ की स्थापना का प्रस्ताव की बात हो रही है। पिछले 3 वर्षों में ईडी ने दर्ज किए मनी लॉन्ड्रिंग के 3110 मामले। याद देखिए संसद में बोला जा रहा है, आंकड़े दिए। एयर इंडिया इंडिगो को 970 विमान आयात करने की मंजूरी मिली है। रोहिणी आयोग का कार्यकाल खत्म, रिपोर्ट सौंपे जाने पर असमंजस। और आयोग से जुड़े अधिकारियों ने मंत्री के कार्यालय से
संपर्क ओबीसी आरक्षण के उप वर्गीकरण के लिए किया गया था इस रोहिणी आयोग का गठन। समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे उत्तराखंड के कदम। और आप देखते हैं कि देखिए, समान नागरिक संहिता करने का मतलब है कि सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। अभी आप देखते हैं क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके सिविल कानून होते हैं, जैसे आप देखिए शादी की बात कर ली, विवाह की, तलाक की, या आप देखिए संपत्ति में बंटवारे के लिए, ये अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म में, कई जातियों में अलग अलग देखने को मिलता है और अपने हिसाब के कानून जो उनके हैं उसी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन सबको एक करने की बात हो रही है। कहा जा रहा है एक संविधान है तो एक कानून भी तो होना चाहिए। और आप देखिए उत्तराखंड की बात हो रही तो उत्तराखंड ये आपको उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी है। इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके। और गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। विधानसभा में 70 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है ये क्या उत्तराखंड, ये भी याद रखिए। 2 वर्षों में 1 लाख कृषि ड्रोन पायलटों की होगी जरूरत। तरल उर्वरकों के बढ़ते इस्तेमाल से ड्रोन क्रांति ने खोजा रोजगार का नया द्वार। और आप देखिए डीजीसीए से अनुशंसित कृषि ड्रोनों की संख्या बढ़ने के लिए इफ्को ने की बड़ी डील। और आप देखते हैं इससे बड़े जल्दी किसान अपनी फसलों में आप देखते हैं कि क्या छिड़काव भी कर सकते हैं, और भी आप देखिए कई तरह से ये मददगार हो सकते हैं किसानों के लिए। 44% ग्रामीण आदिवासी परिवारों को अभी तक नहीं मिल सका नल। झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल में आधे से अधिक ग्रामीण आदिवासी परिवारों के पास नहीं है नल कनेक्शन। और एक बात आपको बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में लोग गंदा पानी के लिए आप पीने के लिए मजबूर रहते हैं। ये आप लोग देखते होंगे, कई जगह से इस तरह की तस्वीरें आती रहती हैं न्यूज़पेपरों में। अंतरिक्ष और साइबर युद्ध क्षमताएं बढ़ाने पर मंथन। ये 5 वर्ष पहले मिली थी डिफेंस, साइबर और स्पेस एजेंसियों के गठन को मंजूरी। हाल के वर्षों में दुनिया भर में इन क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ गए हैं खतरे और चुनौतियां। और क्षमताएं बढ़ाने से थिएटर कमानों को खतरों से निपटने में मिलेगी मदद। आसन एजेंसियों में ने भी क्षमता विस्तार की काफ़ी प्रगति की है। और एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अब देखिए आमने सामने की युद्धों का समय खत्म हो गया। अब अंतरिक्ष युद्ध लड़े जाएंगे, अब आप देखिए साइबर युद्ध लड़े जाएंगे, तो उन्हीं की बात हो रही है। ऑनलाइन कोचिंग मनी लॉन्ड्रिंग मामले को ईडी ने शुरू की जांच। प्रवर्तन निदेशालय ने, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ईडी यानी कि किसकी बात हो रही, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 मई 1900 कब हुई थी, 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे कि ये क्या है, राजनीति की खबरें हैं। और राजनीति की खबरें हैं तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहेंगे। चलिए आप लोग देखते रहिए। अब आप देखते हैं कि कहाँ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होना है, क्योंकि आप देखते हैं कि वहां भी विधानसभा है आपकी। फर्जी खबरें और अफवाह फैलाना माना जाएगा देशद्रोह। ये आप देखिए जातीय हिंसाग्रस्त मणिपुर के चंदपुर में सोमवार को इंडिजनस ट्राइबल्स लीडर्स कांग्रेस की महिला विंग ने प्रदर्शन किया है। चलिए तो आप लोग देखिए, मणिपुर सरकार कह रही है, ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। ये बंगाल विधानसभा में विरोध के बीच निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है। ममता ने मणिपुर में हालात से निपटने में केंद्र की भूमिका की निंदा की है। ये आप देखते हैं कि राज्यों की में बात हो रही है। शीर्ष कोर्ट का अन्य राज्यों में मणिपुर जैसी घटनाओं पर विचार से इंकार। एक अर्जीकर्ता ने बंगाल की 2 घटनाओं का जिक्र करते हुए उन पर संज्ञान लेने का किया था अनुरोध। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप कह रही हैं कि देश की सभी बेटियों की रक्षा करें या किसी की रक्षा ना करें। एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए हमारे देश की राजनीति बड़ी ही घटिया है। आप देखते हैं कि एक राज्य में घटना होती है तो उसमें जिसकी सरकार होती है वो दूसरे राज्य से तुलना करने लगती है। अरे भाई, इसलिए थोड़ी आपको बैठाया कि आप तुलना करने लग जाइए। अभी सुन रहा था कहीं बच्चों की डेथ हो रही थी तो उन्होंने कहा उनकी सरकार में तो हमसे ज्यादा होती है, यानी कि उनकी तुलना करोगे तुम। खैर छोड़िए, राजनीति भी क्या बोला जाए। चंबल के भीड़ में भटक गया अटल प्रोग्रेस वे।
ये आप देखते हैं कि चुनाव से पहले कोई रास्ता नहीं निकला तो विपक्ष कर सकता है सरकार की घेराबंदी। उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश के 3 जिलों भिंड, मुरैना, शिवपुर के रास्ते राजस्थान के कोटा से जोड़ने वाले प्रदेश और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अटल प्रोग्रेस वे परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। पहले 3 तो चंबल के बीएडओ में बनने वाले प्रोग्रेस वे को पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली थी और सरकार ने इसके बदलाव पर कर प्रोग्रेस वे का सर्वे कराया तो किसानों ने जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जमीन देने से इनकार कर दिया, लेकिन अगर सरकार चाहे तो ये जमीन ले लेगी। अब आप देखते हैं कि संपत्ति आपका क्या मौलिक अधिकार नहीं बचा हुआ है, अब कानूनी अधिकार बचा हुआ है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसीलिए हटाया गया था मौलिक अधिकारों से, क्योंकि कोई भी सरकारी परियोजना चलती थी वहां किसान या देखिए कोई अपनी जमीन नहीं देता था, और वो आप देखते सुप्रीम कोर्ट चला जाता था अपने अधिकारों को लेकर, हाई कोर्ट चला जाता था और उस परियोजना पर लंबी बहस चलती रहती थी, तो इसीलिए लाया गया था वो। ये आप देखिए गोधरा ट्रेन नरसंहार में जमानत पर सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2002 के गोधरा ट्रेन नरसंहार में कुछ दोषियों को जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की जाएगी, और इसके विरोध में ही आप देखते हैं कि वो हुआ था, गुजरात दंगे हुए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें हवाई यात्रियों के बैग में रोजाना मिलती हैं 25,000 प्रतिबंधित वस्तुएं, BCAS कह रहे हैं, देख लीजिए। भोपाल मध्य प्रदेश में साहित्य कला का सबसे बड़ा उत्सव 19 3 से 5 तक होगा। ये राष्ट्रपति साहिबा करेंगी, आप देखिए शुभारंभ इसका। ज्ञानवापी में प्राचीन भारतीय मंदिर शैली जैसी कलाकृतियां मौजूद हैं। चलिए वही चल रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सरकार क्या करती है, देखते हैं उस पर। विश्व को आकर्षित करेगा 205 करोड़ की लागत का ज्योतिषय अनुभव केंद्र। ये आप देखिए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर की है प्रोजेक्ट पर चर्चा। कुरुक्षेत्र की बात हो रही। ये हाईकोर्ट ने टीएमसी के भाजपा नेताओं के घर घेराव अभियान पर लगाई रोक, कहा प्रस्तावित आंदोलन जनहित के खिलाफ है। एनआईए जांच को रोकने की सरकार की कोशिश पर हाईकोर्ट ने जताया रोष। ये आप देखते हैं वही पश्चिम बंगाल में चल रहा है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, और आप लोग देख लीजिए, ये है पश्चिम बंगाल, क्या है, ये है पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से की सीमा असम से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। और आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। CB आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, और 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है पश्चिम बंगाल। राज्यपाल को फ्लाइट में बैठने नहीं देने वाले मैनेजर को ड्यूटी से हटाया गया। ये आप देखते हैं कि कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की बात हो रही है। उत्तराखंड में हरियाली बढ़ाने को विकसित होंगे विस्तृत हरेला वन। पर्वतीय राज्य में जन सहभागिता से मानव निर्मित जंगल की दिशा में बड़े कदम। कुमायूं में गढ़वाल मंडल के 900 अनुभागों में अस्तित्व में आएंगे 900 हरेला वन। रानीखेत के सोनी बिंसर से शुरुआत इसकी होने की बात हो रही है। अब आप देखेंगे ये संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है, तो इसे भी पढ़ लिया करिएगा, एक सामान्य जानकारी मिलती है। चीन की साख पर एक और धब्बा। चीन यानी कि हमारा पड़ोसी है, और आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। तो यदि किसी देश का विदेश मंत्री एकाएक गायब हो जाए तो यह निश्चित ही एक बड़ी चिंता का विषय होगा। हालांकि चीन में यह बड़ी सामान्य सी घटना है। विदेश मंत्री रहे छिन कांग के साथ बीते दिनों कुछ ऐसा ही हुआ। चीनी सत्ता के गलियारों में कांग जितनी तेजी से उभर कर सामने आए, उतनी ही तेजी से वह गायब हो गए, और उनके स्थान पर पूर्व विदेश मंत्री वांग यी को आनन फानन विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। चीन में इससे पहले भी मशहूर हस्तियों के अचानक गायब होने की घटनाएं बहुत आम रही हैं, और लेकिन कांग का मामला बहुत खास है।
वह न केवल आप देखिए गायब हो गए, बल्कि सार्वजनिक जीवन से जुड़ा उनका ब्यौरा भी मिटाया जा रहा है। यानी चीन को निरंकुश सत्ता उनके अस्तित्व को ही झुठलाने के प्रयास में लगी हुई है। कम्युनिस्ट शासन में आलोचकों की दुर्गति कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर सक्रिय व्यक्ति के साथ हुई यह घटना बड़ी संदिग्ध स्थिति की ओर संकेत करती है। कांग वैश्विक स्तर पर चीन का प्रमुख चेहरा बने हुए थे। वह अमेरिका में चीन के राजदूत भी रहे, और जिस दौर में आप देखिए अमेरिका और चीन के संबंधों में गिरावट आनी शुरू हुई, उस दौरान इस रिश्तों को संभालने में कांग ने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई। विदेश मंत्री के रूप में भी उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन के साथ भी मुलाकात की थी। ऐसे में मात्र 7 महीने में विदेश मंत्री के पद से कांग की विदाई कई सवाल खड़े करती है, और इससे आप देखते हैं कि चिनफिंग शासन को लेकर अस्थिरता की धारणा और मजबूत होगी, क्योंकि कांग राष्ट्रपति के बहुत करीबी माने जाते थे और वह विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहे, तो चिनफिंग के विदेश दौरे का प्रबंधन भी किया करते थे। कांग को हटाने के नाम पर चीन ने एक तरह से किसी कानूनी आवरण की आड़ में लीपापोती करने का ही काम किया, लेकिन उन्हें हटाने की स्पष्ट वजह नहीं बताई। ऐसे में इससे लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। एक कारण तो आप देखते हैं कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता बताई जा रही है, और जिससे राष्ट्रपति शी जिनपिंग असहज हो रहे थे। और यह भी कहा जा रहा है कि आप देखते अमेरिका में राजदूत रहने के दौरान से ही वॉशिंगटन के साथ उनकी कड़ियां काफी मजबूती से जुड़ी रही, और इस कारण भी आप देखिए चीनी सत्ता प्रतिष्ठा में उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा था। हांगकांग की एक महिला पत्रकार के साथ उनका कथित अफेयर भी उन्हें हटाने की एक वजह गिनाई जा रही है। इसमें आप देखिए चाहे जो भी सच हो या ना हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इससे वैश्विक स्तर पर चीन की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कोविड के बाद चीन जिस तेजी से वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक सक्रियता दिखा रहा था, कांग की विदाई से उस पर असर पड़ना तय है। और चीन को लेकर आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय बरादरी में पहले से ही तमाम संदेह रहे हैं, और इस नई घटनाक्रम ने से उन्हें और बल मिलेगा। कांग किस देश के साथ किस स्तर पर सक्रिय थे, उस सक्रियता को नए सिरे से आप देखिए शुरू करना होगा। स्वाभाविक है कि तमाम अंशभागियों में इसे लेकर असहजता होगी। एक ऐसे दौर में जब चीन तमाम आंतरिक एवं बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा है, तब कांग को हटाने का कदम उसकी मुश्किलों को और बढ़ाने का काम करेगा। चीन की अर्थव्यवस्था इस समय सुस्ती की शिकार है। अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय बाजारों में इस समय मांग में कमी का सिलसिला जारी है, और यही बाजार चीन की निर्यात केंद्रीय व्यवस्था के प्रमुख खरीदार है। आंतरिक स्तर पर भी चीन में आप देखिए विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं, और जिनकी अभिव्यक्ति कोविड महामारी के दौर में ही शुरू हो गई थी। हालांकि चीन से बहुत ज्यादा खबरें बाहर नहीं जा पाती हैं, लेकिन छिपते छिपाते जो भी खबरें आ पाती हैं उसमें आप देखिए आंतरिक खटपट के संकेत जरूर मिलते हैं। इन परिस्थितियों में वैश्विक महाशक्ति बनने की चीन की आकांक्षाओं को झटका लग सकता है, क्योंकि विदेश मंत्री के साथ इस प्रकार के व्यवहार कई तरह से प्रभाव डालेंगे। अमेरिका के साथ बढ़ रही तल्खी के कारण पिछले कुछ समय से चीन ने यूरोपीय देशों को लुभाने के प्रयास किए, लेकिन ऐसी तमाम कोशिशों के बावजूद वह यूरोप के देशों को अमेरिकी खेमे से दूर करने में नाकाम रहा, और उल्टे इस दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर आकस जैसे एक त्रिपक्षीय गठजोड़ को आकार दिया। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी चीन की पहुंच से दूर हैं। इधर अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती गर्मजोशी चीन को चिंतित किए हुए है। अपनी सुस्त बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं को गति देने के लिए वह भारत को साधना तो चाहता है, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। एक और चीन बाली में हुए G20 के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वार्ता का हवाला देकर द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अपना राग अलाप रहा है, तो दूसरी ओर आप देखिए भारतीय खिलाड़ियों के लिए नत्थीबाजी जारी कर अपनी बदनीति भी जाहिर कर रहा है। इससे चीन का वही पुराना दोहरा रवैया जाहिर होता है। अच्छी बात है कि सरकार चीन के इस खेल में फंसने से बच रही है, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में दोहराया कि भारत चीन संबंध अच्छी स्थिति में नहीं है। उसका एक बड़ा कारण सीमा पर चीन के खुरापात भी हैं। भारत ने 2020 से ही स्पष्ट किया हुआ है कि जब तक चीन सीमा पर अपना रवैया नहीं सुधारता, तब तक उसके साथ किसी भी प्रकार की रचनात्मक वार्ता संभव नहीं है। नत्थी बीजा का मुद्दा एक बार फिर से यही रेखांकित करता है कि भारत के साथ संबंधित संबंधों को लेकर चीन निश्चित नहीं है कि उसे किस राह पर आगे बढ़ना है। एक और तो भारत को अमेरिका का भय दिखाकर उसके साथ सहभागिता बढ़ाने की बात
करता है तो दूसरी ओर आप देखिए कभी अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा छेड़कर या फिर मनमाने तरीके से भारतीय इलाकों के नाम बदल देता है, तो कभी नत्थी वीजा का अनावश्यक पैंतरा चलाता है। ये लेखक ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के विदेश नीति के प्रभाग के उपाध्यक्ष, इनके द्वारा आप देखेंगे क्या लिखा गया है। क्या लिखा गया है, आर्टिकल आपका, ये बीते समय में अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी नत्थी वीजा की वजह से चीन में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से महरूम है ना, उसी की बात हो रही है, उसी को आप नत्थी वीजा कह रहे हैं। जब किसी देश का नागरिक किसी अन्य देश में घुसना चाहता है तो उस देश की अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे वीजा कहते हैं, अर्थात वीजा किसी देश में घुसने की अनुमति होती है। और इसी प्रकार एक और वीजा होता है नत्थी वीजा। नत्थी वीजा में आव्रजन अधिकारी आपके पासपोर्ट पर स्टाम्प नहीं लगाता है, बल्कि अलग से एक कागज आपको पासपोर्ट के साथ नत्थी या जोड़ देता है, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए भूमि को उपजाऊ बनाने की चुनौती। इन दिनों बाढ़ और बारिश से देश का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न है और इसमें एक अंश खेती योग्य जमीन का भी है। और अभी तो पानी की अधिकता है, लेकिन जब फसलों की सिंचाई का वक्त आता है तो पानी की कमी देखी जाती है और किसान नहरों में पानी आने का इंतजार करते हैं या फिर भूजल का दोहन करते हैं। बाद में बड़े पैमाने पर नहरों से सिंचाई पिछले 7-8 दशकों से हो रही है। नहर नालियों से होकर पानी जब खेतों में पहुंचता है तो अपने साथ कई तरह के लवण और विशेष रूप से आप देखिए सोडियम क्लोराइड यानी नमक भी कृषि भूमि पर ला छोड़ता है। भूजल में भी सोडियम क्लोराइड होता है और कहीं कहीं तो कुछ ज़्यादा ही तो भूमि की उपजाऊ शक्ति घटाता है। नहरों के पानी या भूजल से आने वाले लवण मिट्टी की ऊपरी सतह में ही रह जाते हैं। इनकी मात्रा बढ़ती जाती है क्योंकि उसे निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिन खेतों पर दशकों से सिंचाई हो रही हो वहाँ लवणता की समस्या विकराल रूप लेती जाती है और भूमि की उत्पादन क्षमता घटने के साथ वह ऊसर बन जाती है। इस तरह के उदाहरण विभिन्न राज्यों की किसी भूमि पर प्रायः देखे जाते हैं। चूंकि तटीय क्षेत्रों पर समुद्री तूफान, चक्रवात आदि का प्रकोप प्रायः होता रहता है और इसलिए वहां समुद्री पानी जो अत्यंत खारा होता है भूमि की उत्पादन क्षमता 1-2 दिन में ही समाप्त कर देता है। इसके लिए आप देखिए एकमात्र निदान उपसतही जल निकासी प्रणाली यानी कि सब फर्सेस ड्रेनेज सिस्टम है। यह एक तरह की आप देखिए कि तकनीक है जिसमें कई तरह की नालियां होती हैं और इन नालियों के माध्यम से आप देखिए भूमि से लवण को बाहर किया जाता है। 4 दशक पहले इस तकनीक के नेटवर्क को सिर्फ मजदूरों की मदद से स्थापित किया जाता था। आज उन्हें पूर्णतः मशीनों की मदद से तेज गति से स्थापित किया जाने लगा है और इस लवणीय भूजल का प्रयोग झींगा संवर्धन के उपयोग में लाया जा सकता है और कृषि विज्ञानियों तथा इंजीनियरों द्वारा विकसित उपसतही जल निकासी तकनीक लवणता से ग्रस्त भूमि अथवा खारी मिट्टी वाली अनुपजाऊ भूमि को 2-3 वर्ष में ही उपजाऊ बना देती है। बीते दशकों में नीदरलैंड की मदद से हरियाणा और कनाडा की मदद से राजस्थान में इन तकनीकों का प्रयोग कर दोनों राज्यों में 20 से 40 हजार हेक्टेयर लवणता ग्रस्त जल एवं जल भराव से प्रभावित भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। कृषि विज्ञानियों के शोध में यह ज्ञात हुआ है कि जिन लवणता ग्रस्त खेतों पर उत्पादकता 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती थी वहां उपसतही जल निकासी तकनीक से कृषि उत्पादकता 2000 से 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि भारत में लवणता और जल भराव से प्रभावित क्षेत्रफल करीब 80 से 90 लाख हेक्टेयर है और आने वाले समय में यदि सही कदम नहीं उठाया गया तो यह क्षेत्रफल और अधिक बढ़ सकता है। यदि कृषि योग्य भूमि सुधार हेतु इस तकनीक का उपयोग करने से न किया जा सका तो समस्या विकराल रूप ले सकती है और इससे खाद्यान्न उत्पादन घट सकता है। भारत विश्व के 2.4% भौगोलिक भूभाग एवं 4% जल संसाधन की मदद से अपनी अन्य संबंधी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आप देखिए भारत अब चीन से आगे निकलकर प्रथम स्थान पर आ गया है। बढ़ती जनसंख्या और घटती हुई उपजाऊ भूमि कृषक समुदाय की वर्तमान पीढ़ी एवं भावी पीढ़ी को भी चिंतित किए हुए है। कृषि व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों में असुरक्षा की भावना ना रहे, इसके लिए आप देखते हैं कि सब सर्फेसेस ड्रेनेज सिस्टम अपनाना आवश्यक है। इस मामले में वर्तमान सरकार द्वारा सृजित सहकारिता मंत्रालय की भूमिका बहुत प्रासंगिक और उपयुक्त होगी। मृदा लवणता से प्रभावित राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब आदि में उपसतही जल निकासी तकनीक के प्रयोग से लाखों हेक्टेयर अनुपजाऊ भूमि की मिट्टी के स्वास्थ्य को सतत उपजाऊ बनाए रखा जा सकता है। वर्तमान सरकार कृषक समुदाय को आत्मनिर्भर
करने के लिए प्रयत्नशील है। इससे सफलता के लिए कृषि योग्य भूमि को उपजाऊ बनाए रखना आवश्यक है। भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए सिंचाई एवं जल निकासी तंत्र की अवसंरचना को 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने बहुत सशक्त किया है, पर भूमि से लवण निकालने का अभ्यास बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट है कि भूमि सुधार को प्राथमिकता देना नितांत आवश्यक है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की सफलता को पूर्णतः तब प्राप्त होगी जब यह भी पता किया जाए कि किन किन क्षेत्रों में मिट्टी की लवणता की समस्या गंभीर है और जहां कृषि उत्पादकता नगण्य हो गई है वहां कृषि भूमि को उपजाऊ बनाए रखने में एकमात्र उपाय उपसतही जल निकासी तकनीक ही रह जाती है। इस तकनीक का इस्तेमाल नीदरलैंड, अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप जैसे देशों में किया जा रहा है और सरकारी व्यवस्था के तहत आप देखिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयास से भूमि को उपजाऊ बनाने का काम आरंभ करना बहुत सुगम होगा और कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने की इस परियोजना में औसतन 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टर की लागत आ सकती है। यह हमेशा लाभकारी सौदा ही होगा क्योंकि भूमि अधिग्रहण में 1 हेक्टर भूमि का मुआवजा लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए देना पड़ता है और भूमि सुधार के इस कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इससे उपजाऊ कृषि भूमि की उपलब्धता बढ़ जाएगी और भूमि अधिग्रहण कानून बनाने में भी आसानी हो जाएगी। लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में जल प्रौद्योगिकी केंद्र के परियोजना के निदेशक रहे हैं। इनका नाम है प्रोफेसर मान सिंह। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। आर्जवता, अंतःकरण में सरलता का भाव आर्जवता कहलाता। गीता में आर्जवता को प्रमुख देवीय संपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया। ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ सकते हैं। यहां आप देखिए ज्ञान वापी का जो चल रहा है, योगी आदित्यनाथ साहब ने टिप्पणी की, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये चुनौतियां भी बड़ी, उत्तराखंड में बाघों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिकोण से वास स्थल एवं सुरक्षा की चुनौती भी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में देखे गए हैं। कितने देखे गए ये आप लोग बताइए, आपको बता चुका हूं मैं। घरेलू कामगारों की लें शोध। हाल में दिल्ली के एक संभ्रांत परिवार द्वारा अपनी घरेलू सहायिका को मारने पीटने का मामला सामने आया। यह कोई पहली घटना नहीं है जब घरेलू कामगार के खिलाफ अत्याचार हुआ हो, बल्कि देश भर से आए 3 ऐसी खबरें आती रहती हैं। दुर्भाग्य है कि घरेलू कामगारों की दिशा और दशा आजादी के दशकों बाद भी नहीं बदली। एक तरफ आप देखें हम वैश्विक परिदृश्य पर नया मुकाम स्थापित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारा समाज संवेदनहीन होता जा रहा है। आखिर पढ़े लिखे और खुद को सभ्य कहने वाले समाज के लोगों की इतनी छोटी मानसिकता भली कैसे हो सकती है जो अपने ही घरों में काम करने वालों पर अत्याचार करे। पहली बात तो आप देखिए यह है कि घरेलू कामगार को कोई यूं नहीं बनता है, उसे अपना पेट भरने के लिए ऐसा काम चुनना पड़ता है। गरिमा के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को संविधान देता है, लेकिन काम के एवज में चंद पैसे देने वाले बड़े घरों के लोग कि ऐसे कामगारों लोगों को नीचा दिखाने और उनके साथ बदसलूकी करने में तनिक देर नहीं लगाते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि उनके घर की सुरक्षा से लेकर साफ सफाई सभी यही करते हैं। कहने को तो सरकार ने घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान कर रखे हैं, बावजूद इसके उनको अपने मालिकों के हाथों तरह तरह की उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। आजकल बड़े घरों में कामगार रखने का चलन बढ़ रहा है। बिना किसी सुविधा के कम वेतन पर काम कराया जाता है। कई बार तो बंधुआ मजदूर तक बना कर रखा जाता है। घरेलू काम को आज भी अन्य कामों की तरह नहीं समझा जाता है। समाज में भी उनके काम को कोई इज्जत नहीं दी जाती है और सबसे ज़्यादा शोषण महिला कामगारों का होता है। उनका आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह से शोषण किया जाता है। आज देश में कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। ऐसे में सवाल यही है कि बाकी राज्य इस और कोई पहल क्यों नहीं करते हैं। आखिर घरेलू कामगारों को भी सम्मान से जीने का अधिकार है, फिर इससे उन्हें वंचित क्यों रखा जा रहा है और आखिर क्या कारण है कि एक बड़े तबके को लेकर सरकारें भी खामोश हैं। देश में कुल कामगारों की संख्या करोड़ों में है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक लगभग 6 करोड़ महिलाएं शामिल है। कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। ऐसे में सेवा करते नहीं बनता तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरों के घरों का सहारा बनते हैं उनकी इज्जत और मान सम्मान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उचित मेहनताना मिलना चाहिए और जिसे सुनिश्चित करने का काम सरकार और सभ्य समाज दोनों का हो। ये भी आप देखेंगे ILO की बात हुई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यहाँ भी आप देखिए छोटे छोटे कॉलम है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आकार उसकी GDP से मापा जाता है, जो उसकी भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में
भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत वर्तमान में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी की रफ्तार यही रही तो 2027 तक देश जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आईएमएफ की बात कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को रोकना, उनसे उभरने में सहायता करना। ये आप देखिए वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। वित्तीय व्यक्ति आय बढ़ाने की चुनौती की बात हो रही है, चलिए आप देखते पढ़ते। बिना दाल के आम आदमी खरी खरी तंज कसा जाता है। हुमायूं त्रयी की विद्रोही राजनीति ये पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। देखिए बाढ़ से लेना होगा सबक। जो बाढ़ आप देखते हैं हर साल आती है, फिर हम लोग भूल जाते हैं, फिर बरसात का टाइम होता है, फिर आती है, फिर परेशान होते हैं, जान माल की हानि होती है। हम लोग सबक लेते ही नहीं है। पूरी दुनिया में होगा भारत की यूपीआई का दबदबा। डॉलर पर निर्भर खत्म करने के लिए स्थानीय करेंसी में वैश्विक व्यापार की तैयारी कर रहा है भारत। G20 के जरिए दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था को डिजिटल भुगतान के लिए किया जो चुका है राजी। वर्ष 2027 तक अंतर्राष्ट्रीय, ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में लगने वाले समय को घटाकर 1 घंटा करने पर बात हो रही। मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड दबदबा होगा खत्म। तो ये सब पहली तिमाही में राजकोषीय घाटा आप देखिए 25.3% रहा है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए राजकोषीय घाटा क्या होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप क्या कीजिए, आप क्या करना है, आपको ये करना है कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ते रहिए, समझ रहे हैं। एनसीईआरटी की किताबें अर्थव्यवस्था वाली भी पढ़िए। राजकोषीय घाटा एक वर्ष में उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित एक तरह से करते हैं। राजकोषीय घाटे की स्थिति तब होती है जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक होने लगता है। विदेशी मुद्रा भंडार में 1.98 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिल रही है। मारुति का लाभ दोगुना बढ़कर 2525 करोड़ रहा। फॉक्सन लगाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूनिट, आप देखेंगे 15.5 लाख यात्रियों को 597 करोड़ रुपए का रिफंड देगी गो फर्स्ट। कर्ज के मुकाबले जमा पर बड़ा ब्याज, ये आरबीआई रिपोर्ट कह रही है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 14.2% की बढ़ोतरी हुई बैंकों के कर्ज वितरण में। 12.3% की वृद्धि दर्ज की गई बैंकों की जमा राशि में। 2.50% की गई वृद्धि हो चुकी है रेपो रेट में मई 2022 में। अधिकांश भारतीय बैलेंस जांचने के लिए करते हैं मोबाइल बैंकिंग। अप्रैल मई के दौरान आप देखिए 2.43 अरब डॉलर के स्मार्टफोन का निर्यात हुआ है और 306.66 लाख करोड़ के नए उच्चतर पर बीएसई का पूंजीकरण है। आप देखिए बीएसई के बारे में आपको बता देता हूं क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि इससे भी पूछ लेता है। बीएसई सेंसेक्स आप लोग देखते हैं ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा आप लोगों ने। 9 जुलाई आप देखते हैं कि 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा। ये आप देखिए महिला सम्मान बचत योजना में खोले गए 14.83 लाख खाते। ये वही उसी में दिए जा रहे हैं संसद में। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। देश वापसी पर नवाज शरीफ करेंगे कानून का सामना। ये आप देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। ये आप देखते हैं दूसरे देश में बैठे हुए हैं। तोसा खाने मामले में हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तोसा खाना कहने का मतलब होता है कि एक जगह देखिए जिसमें आप देखते हैं कि यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कोई उपहार किसी देश से मिलता है तो वो देश की संपत्ति माना जाता है, उसमें आप देखते जमा कर दिया है। तो उसी में हेर फेर का आरोप है इन पर। आप देखिए इमरान खान पर। सीपीईसी के दूसरे चरण में 6 समझौते पर पाक और चीन ने किए हस्ताक्षर। ये आप देखिए जो चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर है ना उसकी बात। जल सिंह की शहर पर रूस का मिसाइल हमला, 6 की मौत हुई है। ये यूक्रेन और रूस के बीच आप देख रहे हैं कि लंबे समय, ये यूक्रेन है, ये रूस, ये भारत, इन्हीं के बीच युद्ध चल रहा है, उसी की बात हो रही है। पाक में धमाके के बीच आतंकी संगठन आईएस का हाथ देखिए। दूसरे को आप देखिए नुकसान, आग से मोजाम्बिक राष्ट्रीय संरक्षण स्थल तबाह हो गया अमेरिका में। जिनपिंग का सैन्य आधुनिकीकरण की गति तेज करने का आह्वान।
हांगकांग में आप देखिए 68वीं मंजिल से गिरकर फ्रेंच स्टेट स्टैंडमैन की मौत हो गई। मिल्टन टाइल से बने ऐतिहासिक फर्श की प्रदर्शनी उत्तर पश्चिम इंग्लैंड की में आप देखेंगे। जॉर्ज हॉल का आप देखिए निर्माण 1852 में किया गया था। ये सेंट जॉर्ज हॉल को 4 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद आम लोगों के लिए खोला गया उसी की। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसे भी देखते रहा करिएगा। बाकी क्रिकेट तो आप देखते हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक ओवर में बने और काबुल प्रीमियर लीग में आप देखेंगे अमीर जजई ने एक ओवर में 48 रन लुटा दिए। फार्म एक ओवर में आप देख रहे हैं 48 रन। ये आप देखिए फार्मा पाने उतरेगी सिद्धू। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मंगलवार से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलिया ओपन के जरिए आप देखिए अपनी खराब फॉर्म को पीछे छोड़ने चाहेंगे। दिग्विजय डेविस कप टीम में अब दिग्विजय प्रताप सिंह आप देखिए मोरक्को के विरुद्ध लखनऊ में होने वाले डेविस कप में टेनिस विश्व ग्रुप 2 के मुकाबले के लिए भारत की 6 सदस्यीय टीम में चुना गया। मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क बनी MLC चैंपियन। ऐश्वर्य की स्वीडन हैट्रिक विश्व यूनिवर्सिटी खेल में। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने हैम्बर्ग ओपन जीता। स्पेन को 0-4 से हराकर जापान सीरीज पर आप देखिए महिला विश्व कप में। अध्यात्म में भरोसा करते हैं तो ये आप लोगों के लिए खबरें रहती हैं। आत्मत्याग ही लोक का सर्वोच्च धर्म है। यहाँ भी आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की 1920 में। आज ही के दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और इस दौरान भारतीयों ने सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और इससे अंग्रेजी शासन पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से व्यापक प्रभाव पड़ा। 5 फरवरी 1922 को इसे वापस ले लिया गया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म कर ऑक्सीजन की खोज की। 1774 में आज ही के दिन इंग्लैंड के विज्ञानी जोसेफ प्रेसले ने लाल मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके रंगहीन गैस प्राप्त किया। उन्होंने पाया कि यह गैस मोमबत्ती को और ज्वलनशील बनाने और चूहे को सांस लेने में मदद कर रही है और उन्होंने इसे फिलास्टिकेटेड एयर नाम दिया। 1777 में इसका नाम ऑक्सीजन पड़ा। हिंदी फिल्म जगत को ट्रेजेडी क्वीन कही जाती थी मीना कुमारी। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली अभिनेत्री मीना कुमारी का जन्म 1933 में आज ही मुंबई में हुआ था। 1939 में फिल्म लेदर फेस में बाल कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की। 1952 में आप देखिए बीजू बावरा फिल्म में ने उन्हें पहचान दिलाई। 1972 में प्रदर्शित पाकीजा में उनकी अदाकारी आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। कैरियर में 2 बीघा जमीन, परिणीता साहब, बेबी और गुलाम जैसी कई हिट फिल्मों की आप देखते हैं कि 31 मार्च 1972 को बीमारी के चलते इनकी 38 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई थी। 45 करोड़ वर्ष पहले से पृथ्वी पर है हार्स सूप केकड़े। यह कोई कहता है यह बहता हुआ झरना नहीं है बल्कि नॉर्थ अमेरिका के डेलावेयर के सबसे लोकप्रिय समुद्र तट में एक पिकरिंग डोबर पर नवजात हारसू केकड़े हैं। यह घोड़े की नाल की तरह दिखाई देते हैं। गुरुत्वीय तरंगें खोलेंगी डार्क मैटर के रहस्य। आईसर भोपाल के विज्ञानियों ने जापान व यूरोपीय विशेषज्ञों से किया शोध। भविष्य के लिए खुली राय। इससे पता चलेगा ग्रहों की सटीक स्थिति और प्रकाश ब्रह्मांड को समझ सकेंगे इससे। और आप देखिए 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अंतरिक्ष में किसी भी वस्तु को आकर्षित करने वाले गुरुत्वाकर्षण का असली कारण उसका द्रव्यमान आकार होता है। अभी ब्रह्मांड के 2% हिस्से की जानकारी है हमें, तो देखते हैं आगे क्या होता है। घर पर थोड़ी शारीरिक मेहनत से स्कूल में सुधर सकता है प्रदर्शन। मेहनत किया करिए, योगा किया करिएगा। मुर्राहा नस्ल के 7 किलोन बुल की सीमन से 1500 भैंसें गर्भवती हुई हैं। 2019 में आप देखिए CIRV के विज्ञानियों ने तैयार किए थे 7 किलोन कटडे। अब कटडी पर शोध। 3 साल बाद अब इनके सीमन की दूसरी भैंसों में किया जा रहा है गर्भाधान। बड़ी उपलब्धि है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी इंडिया ओलंपिक बुक ऑफ रिकॉर्ड पहले हो चुके दर्ज।
विज्ञानियों को उम्मीद औसत से ज़्यादा दूध देंगे ये। एक किलोन कैसे तैयार किए जाते हैं? किलोन की तकनीक पौधे में कलम लगाने के समान है, परंतु काफ़ी जटिल है। इसमें पशु के शरीर के किसी भाग से एक छोटा सा ऊतक लेकर उससे सेल कल्चर की जाती है और उनमें से एक सेल को केंद्रक सहित अंडे में रखकर भ्रूण बना दिया जाता है और मादा पशु की बच्चेदानी में रखकर गर्भधारण कराया जाता है। पैदा हुए बच्चे में सभी आनुवांशिक गुणों में वही होते हैं जिसे पशु के शरीर का ऊतक लिया जाता है। 8 साल पहले शुरू किया था काम, किलोन बनाने का काम 2015-16 में शुरू किया था और सबसे पहले हिसार गौरव नस्ल की भैंस का किलोन तैयार किया गया था। 18 लाख रुपए खर्च करके भेड़िया बना शख्स। अभी कुत्ता की आई थी जापान से खबर, अब भेड़िया। चलिए, पैसा क्या क्या करवा देता है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ना है तो। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताइएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ हमेशा। ठीक है।